नमस्कार आदाब। आज हम देखेंगे 4 दोस्तों की दिल दहला देने वाली कहानी का दूसरा और आखिरी भाग। कैसा मेरा रोशन? हमने उसके शरीर से जहर तो निकाल दिया है, लेकिन उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। फिलहाल आपका पोता कोमा में है। कोमा में? दोस्तों के बीच क्या चल रहा था, कोई जानकारी? बचपन के दोस्त थे उसके, सब बिखर गए। मरली खा के लाए थे ये लोग। होनी को कौन टाल सकता है बेटा? मत रो बेटा। छुओ मत हमको, दूर रहो हमसे। चोट लगा है इनको। उस दिन से सर्व उदास रहता था, रात रात भर रोता रहता था, लेकिन अपनी परेशानी कुछ नहीं बताता था। और अब देखिए, दोस्तों के गम में आत्महत्या कर रहा था, हो सकता है, लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। सर कुछ भी हो, वजह तो इन सबको मालूम था, लेकिन बिना किसी को कुछ बताए 3 तो निकल गए सर। ये रोशन, मुझे लगता है इसे डर था कि पुलिस इससे बात उगलवा लेगी। लेकिन सर इन लोगों ने इतना बड़ा लोन लिया, क्यों लिया और किस लिए लिया? सबसे बड़ी बात है किस लिए लिया, क्योंकि अगर लोन कॉलेज के एडमिशन के लिए लिया गया होता तो माँ बाप को बात पता होती। बिल्कुल सर, पर उन्हें बात पता नहीं थी। ठीक सर, ये साइबर सेल की रिपोर्ट है। तीनों मोबाइल से डाटा रिकवर नहीं हो पाया। बाकी रोशन का मोबाइल निकलवाए हैं, वो भी यूज में नहीं है सर। और उसका डेटा इरेज है सर, और सिम कार्ड गायब है। मतलब रोशन ने भी जहर पीने से पहले डेटा इरेज कर दिया। एक काम करो, सारे मोबाइल्स को फॉरेंसिक लैब दिल्ली भेजो। यस सर, तुरंत। ये मोबाइल का खेल आखिर है क्या? नमस्ते सर। सर आपका बिल 12,000। जी सर। तो भैया ये नंबर हमारा नहीं है। पर सर एड्रेस यही का है सर, देखिए ना। हाँ भैया एड्रेस हमारा है, पर भैया नाम देखिए ना, संदीप मिश्रा। संदीप मिश्रा यहाँ नहीं रहते भैया। पर सर नंबर तो यही एड्रेस पर लिया गया है सर। हाँ भैया वो सब हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं सर? सर पेमेंट तो करना होगा ना सर। ये नंबर हमारा नहीं है, बेफिजूल में पेमेंट कर दे भैया। आप जाओ यहाँ से। सर 1 मिनट सर। सर ये देखिए सर, ये जो नंबर है 1147039508, ये आपका नंबर है सर? मयंक का नंबर है। मयंक का? सर अल्टरनेटिव नंबर में यही नंबर दिया गया है सर। कौन है ये मयंक? बुलाइए उसको। जाओ ना यहाँ से, काहे माथा खराब कर रहे हो? जाओ। माथा खराब कर रहे हैं सर? ज्यादा स्मार्ट मत बनिए सर, कोर्ट का नोटिस आएगा, 2 मिनट में पूरा भाव बुझने लगेगा। कौन है मयंक? बुलाइए उसको। एक तो चोरी कर रहे हैं, पर सीना चोरी। वाह रे वाह। चोर किसको बोला? किसको बोला चोर? क्या बात है? ये कह रहे हैं कि आपके घर गए थे, आपने मारपीट की। सर चोर बोल रहे हैं हमको। अब आप बताइए, जब ये नंबर हमारा है नहीं तो बिल कैसे पे कर दें? सर नंबर इनके यहाँ से ही लिया गया है सर, एड्रेस भी इन्हीं का है। और सर जो अल्टरनेटिव नंबर है ये खुद बताएं किसी मयंक के नाम पर है। मयंक इनका बेटा है, और ये बिल तो संदीप मिश्रा के नाम से है। हाँ सर संदीप मिश्रा, पर एड्रेस इन्हीं का है सर, देखिए ना। आप किसी संदीप मिश्रा को जानते हैं? हाँ सर, एक वो प्रॉपर्टी डीलर है। हमारा एक मकान है कंकर बाग में, उसका डीलिंग वही कर रहे थे। डीलिंग? हाँ सर, मकान बेच रहे थे, बहुत इंटीरियर में पड़ता है। और मिश्रा जी किसी से डील भी फाइनल कर रहे थे। हाँ तो जानते थे ना किसका नंबर है। आप चुप रहेंगे? चौधरी जी, ये प्राइवेट नंबर है, अनलिस्टेड। ऑल्टरनेटिव नंबर में मयंक का नाम है। मयंक ने कभी इस बारे में आपसे बात की? नहीं साहब। सर हम कहते हैं इनके बेटे को बुलाए तो हम साफ हो जाएगा सर सब। चुप रहिए आप, इनका बेटा मर चुका है। इस नंबर को साइबर सेल में भेजो, कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा। यस सर। सर संदीप मिश्रा तो हम ही हैं, पर हम कभी कोई प्राइवेट नंबर नहीं लिए। मयंक को जानते हैं आप? मयंक चौधरी, श्रीधर चौधरी का बेटा। हाँ कुछ रोज पहले अपने 2-3 दोस्तों के साथ आया था।
अंकल ये विक्की, इसका चेन्नई में एडमिशन हो गया है, बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये फॉर्म है। वो अंकल कल तक पैसा जमा करना था, तो आप कुछ हेल्प कीजिए ना। आप अपनी मम्मी पापा से बात करो ना। पापा हमारे बोकारो गए हैं, हफ्ते भर में लौटेंगे, वरना मुन्नी से मांग लेते। थोड़ा अर्जेंसी है। पापा से बात की थी हमने, वो बोल रहे थे वो कंकर बाग वाला मकान है ना, उसका पेमेंट देने वाले थे, तो उसी में एडजस्ट कर लीजिए। ऐसा बोले हैं पापा? आप चाहें तो बात कर लीजिए। उठा नहीं रहे हैं? दे दीजिए अंकल, वरना इसका एडमिशन रह जाएगा। ठीक है, पर पापा से हमको बात करा देना। जी जरूर। ये लो 80,000। थैंक यू। पैसा तो हम दिए थे, पर पापा से हमारी बात नहीं कराई थी। और वो प्राइवेट नंबर, उसके लिए कोई आईडी वाईडी तो लगा होगा आपका? सर ये बात हमको समझ में नहीं आ रही, कहा कि इसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। उस नंबर पे तकरीबन 12,000 का बिल आया है, हालांकि एड्रेस तो मयंक के घर का ही है। 12,000 का बिल? पर सर हमने कोई प्राइवेट नंबर नहीं लिया। अरे ये बात आप मयंक से पूछिए ना। शायद आपको खबर नहीं है, मयंक का डेथ हो गया है। क्या? अब तो ये मामला पैसों का लगता था। हाँ सर, पहले 6 लाख रुपए उधार लिए गए, फिर 80,000 रुपए इस प्रॉपर्टी डीलर से। सर समझ में नहीं आ रहा कि इतने पैसे किस लिए लिए गए। पैसे जिस भी काम के लिए लिए गए हों अल्ताफ, एक बात तो जाहिर है, ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी रहा होगा, इतना कि इसके लिए विक्की ने घर में चोरी तक कर डाली। ये बच्चे किसी मुसीबत में फंस गए थे या फंस रहे थे। मुसीबत भी इतनी बड़ी कि इनको सुसाइड तक करना पड़ा। राइट सर। इसमें कोई दूसरा आदमी भी इन्वॉल्व लगता है अल्ताफ। ये प्राइवेट नंबर उसी से बात करने के लिए लिया गया था। तुमने साइबर सेल को ये नंबर भेज दिया था ना? हाँ सर, भेज दिए। ये रोशन तो जीवन मृत्यु के बीच में झूल रहा है, लेकिन इस नंबर का कॉल रिकॉर्ड से मैं कोई ना कोई पुख्ता सबूत दिलाएगा। एक के बाद एक भयानक घटना का भूकंप झेल रही पुलिस के सामने एकाएक कुछ ऐसे तथ्य आए जिससे इन 4 दोस्तों से जुड़े वाकये की वजह रोशनी में आई। पहले 6 लाख का कर्ज लिया गया, फिर एक प्राइवेट नंबर और फिर 80,000। इतना तो तय था कि ये मसला पैसों से जुड़ा हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये बच्चे लोन रिकवरी, लोन उगाही के घातक ट्रॉमा का शिकार हो गए थे? सर कोई हरासमेंट नहीं किए हम लोग। कर्ज देने का काम हम लोगों के बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है। सर हम लोग गुंडागर्दी नहीं करते हैं सर। और आदमी तो भेजे थे ना विक्की के घर? सर लोन का पहला केस ड्यू हो गया था, इसलिए भेजे थे, किसी को तंग करने के लिए नहीं सर। सर 80,000 रुपया के लिए हम बच्चे लोगों को तंग काहे करेंगे? फिर मयंक के पापा से हमारा डील चल ही रहा था। अरे पैसा उनसे हमें लेना नहीं था, उल्टा देना था। अब फिर उन बच्चा लोगों से हम कुछ काहे कहेंगे? सर ये प्राइवेट नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इसके मुताबिक एक ही नंबर पर बार बार बात की गई है, जो किसी ज्योति कुमारी का नंबर है सर। ज्योति कुमारी? एड्रेस? सर न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी में रहती है। अल्ताफ ये तो पटना का पॉश इलाका है। चलो। ज्योति कुमारी? जी मैडम रेस्ट कर रही हैं। बुलाओ ना। जी कहिए। 1876546789 ये नंबर आपका है? जी हाँ। विक्की, मयंक, भुवन और रोशन, इन नामों से परिचित हैं आप? नहीं तो। लेकिन आपके मोबाइल पे इन लोगों ने कई बार कॉल किया है। अब वो हम नहीं जानते। जान जाएंगी। लेके चलो इन्हें। 1 मिनट, किस चार्ज में लेके जा रहे हैं हमें? हम अपने लॉयर से बात करेंगे। कानून मत सिखाइए हमें, पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। ले चलो। जाने दीजिए ना सर, हम कह रहे हैं ना, हम उन लड़कों को नहीं जानते। घर, गाड़ी, पैसा, ये सब कुछ कहां से आया तुम्हारे पास? काम क्या करती हो? हम सोशल सर्विस करते हैं। सोशल सर्विस करती हो? एस्कॉर्ट सर्विस? तुम्हारी मेड ने हमें सब कुछ बता दिया है। वो 4 बच्चे आए थे तुम्हारे पास, अब तुम साफ साफ बताओगी? ये कोर्ट से लीगल कस्टडी ले तुम्हारी।
हिरासत में लो इसे। 4 दिन पुलिस कस्टडी में रहेगी तो अपने आप मुंह खुलेगा इसका। नहीं सर, सर हम बताते हैं। महेश्वर नाम है उसका। वही सब क्लाइंट फिक्स करता है। वो लड़के लोगों को वही लेकर आया था। आ जाओ। रूबी, अरे ये नहीं है, माल दूसरा है। हा? अरे जाओ जरा दर्शन करवाओ। हाँ महेश्वर जी, ये सब तो बच्चा है। अरे बच्चा नहीं है ज्योति जी, ये सब फ्यूचर का एडल्ट है। यहाँ पे एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के लिए आया है। हाँ? सारा रात का बुकिंग किए हैं। चाहिए। अरे इतना नर्वस काहे हो रहे हो? What is your name? हमारा विक्की। और तुम्हारा? भुवन। चलो, तुम लोग को जिंदगी का पहाड़ा पढ़ाते। चलो आओ। सुबह होते ही वो लड़के चले गए। फिर वो कभी लौट कर नहीं आए। फिर उनके प्राइवेट नंबर से तुमको फोन कौन कर रहा था? और तुम्हारे नंबर से भी उनको फोन गए हैं दर्जनों बार। सर, महेश्वर हमारे फोन से कई दफा कॉल करता था। हो सकता है उसी ने किया हो। उसके कांटेक्ट में कई सारी लड़कियां हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए सर, वो लड़के लोग कभी वापस नहीं आए हैं। ये महेश्वर कहाँ मिलेगा? महेश्वर मुंगेर गए, बोला कल आएगा। अल्ताफ सर, जाने दो इससे। थैंक यू सर। रूबी जी, दीदी पानी लेके आना जी, और फ्रिज का ठंडा लाना। देख तो कौन आया है जी। गुड मॉर्निंग जी। अकेले डिनर हो रहा है क्या? हाँ, मुंगेर से आने में बड़ा देर कर दिया। कुछ खास बात क्या है? थोड़ा पर्सनल टॉक करना था तुमसे। क्या रे, कौन है तू? पुलिस। हम का केस आप? अब तो तेरा कुंडली थाने में ही खुलेगा। इन दोनों को भी लेके चलो। आपने जैसा कहा हमने वैसा किया, तो हम क्यों? इमोरल ट्रैफिक एक्ट, वेश्यावृत्ति अपराध है। चलो लेके चलो। हम कोई गलत काम नहीं किए हैं। वेश्यावृत्ति करता है और बोलता गलत काम नहीं करते। स्काउट सर्विस है हम लोगों का। बड़ा पार्टी लोग के साथ में लड़की लोग जाता है, इंटरटेनमेंट करके चला आता है। कोई लटपट नहीं है। और वो लड़का लोग स्कूल का विद्यार्थी, बड़ा आदमी था। अखबार में हम लोगों का ऐड निकलता है। वो लड़का लोग उसको देख के फोन किए। हेलो, वो स्कॉट। अच्छा, लड़की चाहिए? हाँ। पैसा है? हाँ है पैसा है। कितना आदमी है? चार हैं। एड्रेस नोट कर लो। आओ आइए, आ जाओ। अरे इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो पैसा लाए हो ना? हाँ लाए हैं, पर वो लड़की। पैसा से पहले लड़की नहीं, वो फर्स्ट टाइम है ना हम लोगों का। हमारे संपर्क में रहो, फर्स्ट का लास्ट नहीं होने देंगे, समझे? रूबी, अरे जाओ जरा दर्शन करवाओ। वो तो एक बार हुआ था, पर ये तुमको बार बार फोन क्यों गया?
तुमने भी किया था? अरे सर, ये सब चीज का लत लगता है। अब जवानी का जोश, इसके बाद तो हर 2-4 दिन में वो लड़का लोग हमको फोन करता था। लेकिन ज्योति के पास तो कोई नहीं आया। और भी तो लड़की लोग हमारे कांटेक्ट में है ना, वो लड़का लोग को हम वहां भेजते थे, बेगूसराय, मुंगेर, मतलब पटना के बाहर भी भेजे हम। और पेमेंट लेते रहे? पैसा बहुत था उन लोगों के पास में, दनादन पेमेंट करते थे। बच्चों के बीच कभी कोई झगड़ा हुआ? बहुत यूनिटी था उन लड़कों में और बहुत अच्छा लोग थे। किसी भी बात का कोई टेंशन? शुरू में थोड़ा नर्वसिया आ गए थे, बाद में एक्सपर्ट हो गए थे। वो तो सभी हो जाते हैं। नागेश्वर कॉलोनी के ये 4 दोस्त सही उम्र और वक्त से पहले जवानी के जोश को आजमाने चल पड़े थे। लेकिन वो क्या हादसा हुआ कि जोश मौत में तब्दील हो गया? वो क्या दुर्घटना थी जो जवानी की रवानगी में आत्महत्या का जुनून ले आई? क्या इतने पैसे इसी जोश में उड़ा दिए इन स्कूली विद्यार्थियों ने? ये मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माना कि बच्चे लोग सेक्स रैकेट में फंस गए थे, लेकिन पहले 6 लाख, उसके बाद 80,000 अलग से सेक्स के पीछे इतना पैसा खर्च करना। ये मामला हमें किसी और दिशा में लेके जा रहा है अल्ताफ। ये भेद उन मोबाइल्स में भी था जिसके डेटा इरेज हो गए। तुम्हें याद है चौकीदार की जब बच्चों से बात हो रही थी तो उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, ब्लैकमेल। सर जी, वो लड़का लोग कुछ ब्लैकमेल बोल रहे थे। हाँ सर। सर, ये महेश्वर का क्या करना है? करना क्या है? डिमांड बढ़ा उसका। वैसे भी मॉरल ट्रैफिकिंग में अंदर होगा वो। ये एस्कॉर्ट्स वगैरह से बहाना इसके पीछे वेश्यावृत्ति हो रही है। बच्चे तक फंसते जा रहे हैं इसमें। हेलो, ठीक है, पहुंच रहे। मेरे बच्चे को होश आ गया। सर, एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में सबकी जान चली गई, सिर्फ एक गलती के कारण। मौज मस्ती करना, घूमना फिरना बहुत करते थे हम लोग। लड़कियों के मामलों में हम चारों जीरो थे सर। पर एक रोज अजय ठीक बोला है। अरे फट्टू है साला हम। इतना बड़ा हो गए हैं लेकिन अभी तक एक लड़कियां नहीं दिखती हमारी तरफ। अरे तो इसमें दोस्त लड़की का है ना, तुम तो लगते ही शाहरुख खान हो। जोक में मारो, सीरियस बात कर रहे हैं हम। हाँ तो बोलो ना, है कोई सॉल्यूशन? सोल्यूशन क्या? एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो कहाँ से आएगा मिस्टर लवगुरु? इसके लिए ना एक अलग एरिया होता है। हाँ, रेड लाइट एरिया। हाँ, फिर? अबे फिर कहा? चलो। हाँ चलो। अच्छा सुनो, पैसा है ना, थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे तो हो जाएगा ना? ये ठीक बोला है रोशन। लेकिन कोई खतरा वाला बात तो नहीं होगा ना? क्या खतरा? देख, जाना है, करना है और बस। हाँ, क्यों करे तुम लोग? भाई, हमका तो डर लग रहा है। अरे इतना डर लग रहा है तो आए काहे रहे? घरे में रहते ना, मुंह उठा के चले आए। ज्यादा स्मार्ट नहीं बनो, जब मैं तो खुद आगे चलो ना फट्टू साला। अच्छा ठीक है, हम आगे आगे चलते, तुम लोग चल। लड़की चाहिए क्या? लड़की? इधर आना। क्या हुआ? कुछ हमसे ना होगा। क्या हुआ? कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो? अरे गड़बड़ का है, हम जाते हैं। रेड लाइट एरिया जाने का फैसला भी फेल हो गया। हम चारों ने एक दूसरे को खूब कोसा और फिर मेरे हाथों लोकल पेपर का एक विज्ञापन हाथ लगा। ये देखो, आम लोगों की भाषा में इसको स्कॉट सर्विस कहते हैं और स्कॉट के नाम पे सब कुछ होता है। सब मतलब? अरे नंबर दिया है, फोन मिलाओ, लड़की फिक्स करो, माउस काटो, सिंपल। कितना लगेगा? 5,000, 10,000? मिला जुला के हो जाएगा। क्या क्या कहते हो? हाँ मिलाओ, एक्सपीरियंस जरूरी है, मिलाओ। हम एड कोच कर लाए हैं तो ऐसा कोई रूल है क्या कि हम ही फोन मिलाएंगे?
लड़ो मत, लाओ हम मिलाते हैं। एक मिनट, क्या हुआ? इस नंबर से मत मिलाओ। क्यों? अगर किसी ने इसको ट्रेस कर लिया तो, वो हम तक पहुंच गया तो, हमारे माँ बाप को पता चल गया तो क्या होगा? बहुत जासूसी उपन्यास पढ़ने लगेगा। सही बोल रहा है। फिर क्या करें? एक प्राइवेट नंबर लेना होगा, वो भी किसी और के नाम पे। अगर कोई ट्रेस कर भी ले तो हम लोग एकदम सेफ। पर प्राइवेट नंबर मिलेगा कहाँ भाई? और नंबर के लिए आईडी प्रूफ लगता है और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। हम कुछ करते हैं। और फिर मयंक को ही मौका हाथ लग गया। मयंक, जी बाबा, ये फाइल मिश्रा जी को दे देना। कंकरबाग वाला जमीन का कागज है, बिकवा रहे हैं वो, दे आए। नमस्ते अंकल। नमस्ते मयंक, आओ बैठो। फाइल लाओ जी। ये पांडे जी को दे दीजिएगा। ये है हमारे पैन कार्ड की कॉपी। एक मिनट, 2 है, एक ही लगेगा वहां पे। ध्यान से जाना। ये भी ना बड़ा बेवकूफ है, बाइक की चाबी यहीं छोड़ गया। बेटा चाय पियोगे? नहीं अंकल, अभी ट्यूशन जाना है तो हम चलते हैं। ये फाइल पापा ने दी थी। नया नंबर कौन लगाएगा? रोशन, ऐड निकालो। बोलो कौन लगाएगा? उस दिन ही बेड़ा तुम उठाए थे ना, तो फोन लगाओ, लगाओ। विक्की तो स्कॉट सर्विस के दलाल महेश्वर से बात करने में भी नर्वस आ रहा था। और फिर जब महेश्वर के बताए हुए पते पे हम चारों पहुंचे तो जैसे सर हम चारों का बोलती ही बंद हो गया। हम चल गए थे उसके ऊपर। रुक फोन बज रहा है रे। हेलो, कुत्ता कमीना, कौन बोल रहा है रे? शरीर में जान नहीं थी तो क्यों आया था मुंह मारने के लिए इधर? बोल कौन रहा है रे? तुम ही लोग ना आया था फ्राइडे को, पिछला हफ्ता 4 लड़का लोग। कौन? ज्योति? तू और तेरा 3 दोस्त आया था ना इधर अपना जवानी आजमाने। हमको बीमारी देके चले गए तुम लोग। बीमारी? कौन बीमारी रे? एड्स। हमको एड्स हो गया है। तुमका कैसे पता? हम चेकअप करा के आ रहे हैं। तुम कुकुर लोग अपना बीमारी हमको देके चले गए। नर्क में जाओगे तुम लोग। अरे कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे शरीर में। पर हम लोगों को तो ये बीमारी नहीं ना है। हेलो, क्या हुआ? वो औरतिया का फोन था, वो ज्योति का। एस्कॉर्ट सर्विस कह रही थी कि उसको एड्स हो गया। जांच करा के आ रही है और कह रही है कि उसको ये बीमारी हम लोगों से हुआ है। पागल है क्या? हमसे कैसे हो सकता है? हम लोग इससे पहले कुछ किए थोड़ी। ये भी तुम पगलाओ मत, स्कूल चलो। रोशन, सुनो रे, तुम लोग समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या है? क्या मतलब? उसकी जांच में HIV पॉजिटिव निकला और हम लोग उसके साथ सेक्स किए। इसका मतलब हमें भी मतलब हमको HIV एड्स। अरे ये मयंक, विक्की, घबराओ मत, स्कूल चलो। अरे तुम पगला गए, लगता है कहीं कुछ नहीं, चलो स्कूल चलो। ज्योति के फोन ने हम सबका नींद ही उड़ा दिया था। कितना कोसे हम चारों अपने आप को। एक्सपेरिमेंट क्यों किए? क्यों?
ज्योति का इन्फेक्शन हमें लगा या नहीं, हम HIV पॉजिटिव है या नहीं, इसका जानने का सर एक ही रास्ता था। हाँ हेलो। हाँ बोलो। विक्की, हमको HIV टेस्ट करवाना होगा। हाँ यार मैम, हम भी यही सोच रहे थे। अच्छा तुम रोशन से बात की है? नहीं अभी करते हैं, कॉन्फ्रेंस पे लेते हैं दोनों को। हाँ लो। अरे सबको करवाने की क्या जरूरत है, एक आदमी करवाओ ना, एक से सबका कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। अच्छा सुनो, करवाएंगे कहाँ से? किसी ने देख लिया तो? वो साला माहेश्वर हमको फोन करके कोई और लड़की चाहिए बोलता रहता। वो साला मैसर हुआ हम लोग को फंसवा दिया। उसको फोन करके कल मिलने बुलाओ, मिलते हैं उससे। हेलो माहेश्वर भाई। अरे बोलो विक्की बाबू। वो मिलना है तुरंत, अर्जेंट है, काम है कुछ। क्या हुआ? आप आइए ना, फिर बताते हैं। 1 घंटे में अपना दानापुर बाईपास है ना, उसको क्रॉस करके लेफ्ट में जो खंडहर है ना, वहां आके मिलो। अरे फंसा दिए माहेश्वर भाई आप हम लोगों को। अरे हम कब फंसा दिए हैं? अरे तुम्हें एक मिनट, वो औरत बकवास कर रही है। उस रोज से पहले हम में से किसी ने सेक्स नहीं किया, हमको कोई बीमारी नहीं है। हाँ पर उसको है, और उसके चलते शायद अब हम लोगों को भी हो गई है। मरवा दिए माहेश्वर भाई आप। तो अपना जांच करवा लो, सब क्लियर हो जाएगा। और हमको क्या त्रास दे रहे हो? हाँ इसीलिए तो बुलाए आपको यहाँ पे। साला सब लोग यहाँ पे हम लोग को पहचानते हैं। प्राइवेटली कराना होगा। तब प्रॉब्लम जांच कराने का है ना, तो हम करा देते हैं टेस्ट। देखो डॉक्टर है हमारा जानकारी में, कल इसी पॉइंट पे आके मिलो, वो उसको लेके आएंगे और जांच करा देंगे। और लेकिन वो खर्चा होएगा। हाँ कितना? देखो बात करते हैं डॉक्टर साहब से। हेलो, हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ कहा है कि 4 लोगों को जांच करना है। एक का 20 लगेगा और टोटल मिला के 80,000। उस पल में तो माहेश्वर हमें मसीहा लग रहा था, टेस्ट कराना भी जरूरी था, पर अब समस्या थी 80,000 रुपए की। उस पल मयंक को एक आइडिया सूझा। अंकल ही विक्की, इसका चेन्नई में एडमिशन हो गया है, BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये फॉर्म है। वो अंकल कल तक पैसा जमा करना था, पापा से हमने बात की थी। पापा हमारे बोकारो गए, हफ्ते भर में लौटेंगे। वो बोल रहे थे वो कंकर बाग वाला मकान है ना, उसका पेमेंट देने वाले थे, तो उसी में एडजस्ट कर लीजिए। ऐसा बोले हैं पापा? आप चाहें तो बात कर लीजिए। उठा नहीं रहे हैं? दे दीजिए अंकल। ये लो 80,000। पैसे मिलते ही हम सब महेश्वर के जानकार डॉक्टर से टेस्ट कराने जा पहुंचे। पैसा? वो रिपोर्ट 2 दिन में माहेश्वर को दे देंगे, ले लेना। दे दीजिए ना, हम पकड़ते हैं। लो विक्की तुम्हारा रिपोर्ट, ये रहा मयंक तुम्हारा रिपोर्ट, एक तुम्हारा, अरे तुम्हारा। तो हमको बहुत देरी और हम निकलते हैं। ये गलत है, नहीं हो सकता हमको, ये हमको एड्स नहीं हो सकता, नहीं हो सकता हमको एड्स। अब क्या करना है? अरे हम क्या जाने, डॉक्टर को दिखाओ, इलाज करवाओ, मम्मी पापा बोलो। ये सब तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण हुआ। हमारी वजह से क्या हुआ? हमको क्या पता था कि ज्योति को एड्स का? खैर हमको बहुत देरी हो रहा है, चलते हैं। जवानी का जोश और वक्त से पहले अनुभव की ललक दुर्घटना का सबब बन गई। परिणामों की परवाह ना करते हुए जोश और जल्दबाजी में शायद लड़कों ने सुरक्षा बरती नहीं। नतीजा सामने था, भयानक था। एक छोटी सी भूल अब उनके लिए जिंदगी भर का नासूर बनने वाली थी। क्या कहेंगे वो अपने माँ बाप से? क्या होगा उनका भविष्य? अच्छा होता टेस्ट ना करवाते,
टेस्ट करवाने के बाद हम सबका जिंदगी मौत से भी बदतर हो गया। आज से ना सोते ना जागते, हर पल एक ही डर कि कहीं HIV का इन्फेक्शन हमारे माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन को ना हो जाए। चीखते थे, चिल्लाते थे, रोते थे। हमें नहीं पता था सर, हम सब पे इससे ऊपर भी कोई भयंकर आने वाला था। हेलो। अरे कहाँ हाल है भाई? बोलो। अरे बोलना का है, 6 लाख रुपए का दरकार हो गया है, अर्जेंट। एक काम करो, तुम लोग इसका इंतजाम करके हमको दे दो तो ठीक रहेगा। हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? अब तो ये तुम ही लोग सोचो। हाँ, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, और हम क्या है तुम्हें हर बार पैसा देने का ठेका लेके रखे हैं? अच्छा, अब तो हमका तुम्हारे मम्मी पापा से ना पर्सनली मिलना पड़ेगा। अपना ही बीमारी के बारे में उनको बताए कि नहीं बताए? बता दो, नहीं तो हम बताएं का? क्या 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 बकवास कर रहे हो? खबरदार जो मेरे पापा के पास आए तुम तो। 2 दिन का टाइम है, 6 लाख कैश बाईपास। 6 लाख? असंभव है भाई, असंभव, इम्पॉसिबल। अगर घर वालों को पता लग गया ना तो तुम मर जाएंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। कुछ भी करके हमको 6 लाख रुपए देना होगा महेश्वर को। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहे थे ना आएंगे तुम्हारे फादर से डिस्कस करने। तुम इधर आओ। महेश्वर भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? अरे अपना नीड है, जरूरत है और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखो हम स्टूडेंट्स लोग हैं, 6 लाख रुपए कहाँ से जुटाएंगे? देखो 80,000 रुपए टेस्ट के लिए जुटाते जुटाते प्राण निकल गए। अब नहीं हो पाएगा महेश्वर भाई। तब ठीक है, हमको अपना ड्यूटी कर लेने दो। महेश्वर भाई प्लीज, हम हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हम लोगों को छोड़ दो महेश्वर भाई। नाटक बंद कर, एक दिन और, वरना सीधा आके तुम्हारा फादर से बात करेंगे। चलते हैं, एक दिन और निकालते हैं। जिंदगी नरक बन गया था। HIV के डर से बड़ा डर महेश्वर हमारी जिंदगी में बन गया था। लगता था अब घर पहुंचा, तब घर पहुंचा। फिर जो हम किए अपराध नहीं, पाप था। लोन एजेंसी से झूठ बोल के लोन, और एक कॉर्पोरेटर को घूस भी दिए, इस डर में सर कहीं हमारे रोग की बात हमारे घर वालों को ना पता चल जाए। एक तरफ HIV के प्रकोप में भविष्य का मंजर, और दूसरी तरफ इस सच के उजागर हो जाने का निरंतर डर, और उस डर पर पैसे कमाने की फिराक में एक शातिर अपराधी। यूं समझिए कि लड़कों की जिंदगी जहन्नुम हो गई थी। महेश्वर राय के लालच का पेट पैसों से तो भरने वाला नहीं था। पैसे इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं बनने वाले थे। 6 लाख रुपए दिए अभी 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे कि महेश्वर राय ने 10 लाख रुपए की पेशकश धमकी के साथ दे डाली। अरे नहीं है हमारे पास पैसा, परेशान हो गया तुम लोगों को पैसा दे दे के। अरे अभी वो मुंगेर में एक घटना हुआ, बेटवा को HIV निकला, हम मदर फादर आत्महत्या कर ली। ये बदनामी भी बहुत बुरा चीज होता है भाई। अच्छा हाँ, वो अपना 10 लाख रुपया का इंतजाम परसों तक कर लेना। महेश्वर का रोज नया नया डिमांड करना हम लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो गया था। हम चारों समझ गए थे सर कि जब तक हम चारों जिंदा हैं उसका डिमांड चालू रहेगा, और फिर हम चारों तो मरने ही वाले थे। फिर क्यों अपने माँ बाप का दिक्कत बढ़ाएं? और उस राक्षस से पीछा छुड़ाने के लिए एक रोज हम चारों ने तय कर लिया। मतलब क्या? हाँ, ब्लैकमेल कर रहा साला, ब्लैकमेल कर रहा है। कब तक रोता रहेगा ये? अब एक ही चारा है। क्या ऐसे भी मरना है? तो पहले क्यों नहीं? सीधा पॉइंट पर आओ, क्या कहना है? आत्महत्या।
हम भी क्या कर रहे हैं? सर जो भी किए साथ किए। हम मरेंगे भी तो भी साथ ही मरेंगे। बिल्कुल। एक साथ चारों? नहीं, पब्लिक अलर्ट हो जाएगा, दो दो करके। विक्की और रोशन, भुवन और हम, क्या कहते हो? ठीक है। उस रात हम चारों ने अपने अपने फोन का डाटा भी मिटा दिया और फिर सिम भी तोड़ दिया ताकि हमारे साथ हमारा अतीत भी खत्म हो जाए। हम चारों नहीं चाहते थे सर कि किसी को भी पता चले हमने क्या क्या किया और हमारे साथ क्या क्या हुआ। अभी तो बस अगली और अंतिम सुबह का इंतजार था हम सबको। डर लग रहा है तो हमें धक्का मारना, फिर तू खुद कूद जाना। डरपोक था मैं, बच गया, भाग गया वहां से। रास्ते में एक गाड़ी से टकराया था, किसी ने हॉस्पिटल एडमिट कराया, यहां से भी भाग निकला। सर कायदे से उस रोज मुझे भी मर जाना चाहिए था, पर अब डरपोक निकले। महेश्वर का करवाया हुआ HIV टेस्ट सही था, ये तुमको कैसे मालूम? HIV निगेटिव मतलब तुम्हें HIV नहीं है। इसका मतलब महेश्वर का करवाया हुआ टेस्ट फर्जी था। रोशन HIV पॉजिटिव नहीं था और शायद उसके तीनों दोस्त भी नहीं थे। एक तरफ जहां यह मामला आत्महत्या का था तो वहीं दूसरी ओर अगर महेश्वर राय ने झूठी रिपोर्ट के आधार पर बच्चों को बहकाया था तो यह मामला किसी हत्या से कम नहीं था। लॉकअप में जब पुलिस ने महेश्वर राय को एक बार फिर से घेरा तो सिर्फ रोशन ही नहीं, भुवन, विक्की और मयंक, इन सब से जुड़ा सच सामने आ गया। लड़का लोगों को बातें करते सुन नहीं थे। क्या सुन लिया था? वो सब तो ठीक है, पर कोई खतरा तो नहीं होगा ना? क्या खतरा? कुछ नहीं। अरे मतलब एड्स पागल हो का? पक्का? हाँ। अरे फिर आना महेश्वर जी, लड़के अच्छे थे, अगली बार इन्हें डिस्काउंट दे देना। देंगे, 100% देंगे ना। वो ज्योति को इसका बारे में कुछ नहीं पता था। हम ज्योति का फोन से उसका मेट रूबी से उन लड़कों लोगों का बात कराता था। वो लड़का लोग समझता था कि वो ज्योति से बात कर रहा है। कुत्ता कमीना, तुम लोग ना आए था इधर फ्राइडे को पिछला हफ्ता? हमको एड्स हो गया है, हम चेकअप करा के आ रहे हैं। नर्क में जाओगे तुम लोग, अरे कीड़ा पड़ेगा तुम्हारे शरीर में। हमको नहीं पता था इतना सब कुछ हो जाएगा। हम इनोसेंट है साहब, इनोसेंट है तुम। 3 बच्चों ने आत्महत्या नहीं की, तुमने उनकी जान ली है। सिर्फ जान नहीं ली, 4 परिवारों को भी खत्म किया है। तुम्हारे जैसे को तो सजाए मौत मिलनी चाहिए। सही उम्र से पहले जिंदगी को आजमाना कई दफा खतरनाक साबित हो सकता है। एक गलत कदम जिंदगी भर की मुसीबत बन सकता है। पटना की नागेश्वर कॉलोनी के इस केस में वो एक गलत कदम मौत का सबब बन गया। स्कूल कॉलेज की उम्र पढ़ने लिखने खेलने कूदने के लिए होती है। हाँ, ये जरूर है कि इस उम्र में मन में कई सवाल उठते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन उनका जवाब खुद ढूंढने की बजाय बड़ों और तजुर्बेकार लोगों की सलाह लेकर करना चाहिए।
ना कि अधपकी भ्रांतियों के आधार पर। महेश्वर राय को मयंक, विक्की और भुवन को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए, ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन और कॉन्स्पिरेसी के लिए और बालिग अवस्था से पहले यौन संबंधों में उलझाने के लिए आईपीसी की धारा 306, 383, 503 और 120 बी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सपनों और भविष्य की दहलीज पर खड़े नौजवान लोगों को सही वक्त और ज्ञान का रास्ता चुनना चाहिए और उस रास्ते पर चलते हुए भी सतर्क रहना चाहिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। अरे मेरा मुन्ना, ले मेरा मुन्ना। हमारा मुन्ना जो है इच्छे खेलेगा, इच्छे हैं। अरे यार ये फोन कहाँ रख दिया मैंने? रुकिए मैं देती हूँ। ये रहा। हेलो, हाँ राजकुमार बोल रहा हूँ। कहाँ? अच्छा ठीक है। अच्छा हेलो हेलो। यार यहाँ नेटवर्क की भी बड़ी समस्या है। कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ हाँ जाना है। बहुत बड़ी न्यूज मिली है। ऐसी क्या न्यूज मिली? अरे देखना प्रभा, इस न्यूज के बाद तुम्हारा पति महान पत्रकार बनेगा, महान पत्रकार। ओ मेरा कैमरा कहाँ है? 1 मिनट पहले रही। ये रहा। प्रभा अगर तुम ना होती ना तो ना जाने इस भुलक्कड़ का क्या होता। जब अखबार में कल तुम्हारा बड़ा सा नाम आएगा ना तो मैं अपनी बहनों को बताऊंगी कि देखो मेरा पति कितना बड़ा आदमी। तब ना हम दोनों भी शहर जाकर रहेंगे। एक दिन का इंतजार और कर ले प्रभा, उसके बाद देखना ये सारे के सारे लोग यहाँ खुद चल के तेरे पास आएंगे। नहीं तो मेरा नाम बदल देना। क्यों मुन्ना? क्यों छोटे रिपोर्टर हैं? शाम तक आ रहा हूँ मैं ना। हर समाज में रहने के लिए हमें इसके कुछ निश्चित नियमों और कानूनों का पालन करना होता है। उसी तरह से प्रकृति के भी कुछ नियम होते हैं जिसका पालन मनुष्यों के साथ साथ दूसरे जीवित प्राणी भी करते हैं। मध्य प्रदेश के समर्थ फॉरेस्ट रेंज से सटे एक छोटे से गांव आमदा में रहने वाला राजकुमार बिष्ट भी हमारे बीच का एक ऐसा इंसान था जो अपने पत्नी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था।
हमें अपने आसपास अक्सर ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जहां कोई व्यक्ति समाज और देश के बनाए हुए कानून को तोड़ने की गलती कर बैठता है, लेकिन जब कोई कुदरत के बनाए हुए नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके अंजाम सिर्फ संगीन ही नहीं बल्कि बेहद खौफनाक भी हो जाते हैं। तो क्या राजकुमार भी ऐसे ही कुदरत के किसी नियम को तोड़ने की गलती कर बैठा था, या फिर वो किसी ऐसी चीज का शिकार हो गया था जो कुदरत और इंसान दोनों के नियम और कानून से परे थी? साहब वो पत्रकार हैं, कल सुबह घर से निकले थे पर अब तक उनका कोई अता पता नहीं। आपको किसी रिश्तेदार या आस पड़ोस पे कोई शक? जी नहीं, रिश्तेदारों से तो कुछ खास हमारा लेना देना है नहीं, और आस पड़ोस के लोग अपने ही हैं। वो घर से कहाँ जाने के लिए निकले थे? ये तो नहीं बताया, पर कह रहे थे कोई बड़ी न्यूज है और उसके बाद उनका बहुत बड़ा नाम होने वाला है। वो कौन से अखबार के लिए काम करते थे? जीवन युग के समाचार नाम के अखबार के लिए काम करते हैं, पर कौशल भाई को भी उनके बारे में कुछ अता पता नहीं। मगर हम पता लगा लेंगे। फिलहाल आप जाइए, जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको बुलाएंगे। देखिए, वो हमारे अखबार में काम नहीं करता था, लेकिन उसकी बीवी बता रही थी कि वो आपके ऑफिस में ही काम करता है। देखिए, वो पत्रकार तो था नहीं, पर हाँ, उसे पत्रकार बनने का शौक बहुत था और खुद को फ्रीलांसर पत्रकार भी कहता था, और ऐसी ऐसी फोटो और न्यूज लेकर आता था कि पूछिए मत। वैसे वो कौन सी न्यूज थी जिसे वो फॉलो कर रहा था? वो भांडेर गांव से कोई न्यूज थी, कॉल उसे वहीं से आया था। हाँ बोल। गुरुजी, राजकुमार बोल रहा हूँ। ऐसी खबर दे रहा हूँ गुरुजी, ऐसी धमाकेदार खबर दे रहा हूँ कि आप है ना मुझे अपने न्यूज़पेपर का सब एडिटर बना दोगे, कसम से। अरे अब बोल भी नहीं तो हार्ट फेल हो जाएगा मेरा। गुरुजी, इस वक्त स्थिति ये है कि मैं यहाँ ना भांडेर से बोल रहा हूँ। क्या? हेलो हेलो गुरुजी। क्या है? हेलो हेलो गुरुजी। क्या? चलो यार, तुम तो करो ये। आपने जानने की कोशिश नहीं की कि वो कौन सी खबर थी जो वो आपको देना चाहता था? देखिए, मैं उसे इतना सीरियसली क्यों लेता? अब वो कोई न्यूज देता है क्या? या तो कहता है कि बकरी के चरने से 2 लोगों में मारपीट हो गई और एक का सर फूट गया। ये कोई न्यूज है? कॉल कितने बजे आया था? ये कोई 5 बजे शाम को। वो कौन था जो भांडेर में उसे न्यूज देता था? ये तो उसने कभी मुझे बताया नहीं, और ना मैंने जानने की कभी जरूरत महसूस की। देखिए, इस वक्त हम जा रहे हैं, अगर राजकुमार से रिलेटेड कोई भी न्यूज मिलती है हमें तुरंत इत्तला कीजिएगा। जी, आप जैसा बोले। सर, अगर राजकुमार ऐसी छोटी मोटी न्यूज करता था तो उसके गायब होने के पीछे बड़ी न्यूज की बजाय कोई पर्सनल कारण हो सकता है। कई बार पर्सनल बातें भी न्यूज हो जाती हैं और न्यूज भी पर्सनल हो जाती है, कारण चाहे जो भी हो, पर हो सकता है राजकुमार के बारे में अगली न्यूज हमें भांडेर जाके ही मिले। यार, ये तो अपने पत्रकार साहब की स्कूटर है। हाँ, ये तो उन्हीं की गाड़ी है। राजू भैया, राजू भैया। पत्रकार राजकुमार? अरे साहब, उनको कौन नहीं जानता। इस गांव को फेमस करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया है। कैसा प्रयत्न? एक बार की बात है साहब, हुआ यूं कि यही सामने चौपाल पर बैठा था और वो कह रहा था। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अरे अगर भगवान चाहे तो सुई में से हाथी भी निकल सकता है। फिर ये क्या चीज है? वो कैसे? वो ऐसे, तुम्हें जो है अपना गांव का नाम अखबार में छपवाना है कि नहीं छपवाना? हाँ, छपवाना है ना। तो फिर सुन लो, तुमने भगवान से प्रार्थना की और तुम्हारे बैल को बछड़ा हो गया। जो कभी हुआ नहीं वो हो गया, समझे? और फिर ये झन्नाटेदार खबर सुन के देश विदेश के लोग जो हैं तुम्हारे गांव को देखने आएंगे, तुम्हारा गांव भी फेमस हो जाएगा और इससे मेरा भी नाम हो जाएगा। क्यों भाई? सही है, सही। तो बोलो, ये नाम मतलब ये चीज छपवा दूं अखबार में? छपवा दो, भगवान के नाम पे छपवा दो। मगर उस अखबार का मालिक बहुत खराब आदमी था साहब, उसने वो खबर छापी नहीं। कल वो यहाँ आया था साहब, कल दिखा तो था। लो, राजकुमार भैया भी आ गए। अरे भैया, भैया साहब, कुछ जल्दी में दिख रही है वो। सर, खबर है, पत्रकार का स्कूटर जंगल में देखा गया है। इन दोनों ने देखा है सर, 2 कोस दूर। 2 कोस मतलब यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर। ब्रजेश सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर करो। ओके सर।
सर मेरे को तो लग रहा है कि वो कुछ जंगली जानवर का शिकार बन गया होगा। लूटपाट या पर्सनल दुश्मनी का मैटर भी हो सकता है। एक काम करते हैं सर, सबसे पहले सब जगह अच्छी तरह से ढूंढते हैं, शायद हमें राजकुमार सही सलामत मिल जाए। सर सर पर्स सर ये काम लूटपाट के इरादे से नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता तो अपराधी ये पर्स कैमरा लेकर फरार हो चुका होता। मुझे लगता है ये काम किसी बाघ या जंगली जानवर का है। देखिए इंस्पेक्टर, जंगल के सभी बाघ और तेंदुओं को रेडियो कॉलर लगाया गया है, लेकिन यहाँ ना तो कोई बाघ है और ना ही बाघ और तेंदुओं के पंजे के निशान और ना ही कोई ब्लड मार्क मिला है, और हमारे रेडियो पर भी कोई बाघ और तेंदुआ ट्रेस नहीं हुआ है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये उनका काम है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उसे जंगली कुत्ते या भेड़िया उठा के ले गए हो, या फिर कोई ऐसा जंगली जानवर जिसको रेडियो कॉलर लगा ही ना हो। इंस्पेक्टर, जंगली कुत्ते और भेड़िए अपने शिकार को ज्यादा दूर नहीं घसीटते, वहीं चीर फाड़ कर खा जाते हैं। और अगर ये मान भी लिया जाए कि उन्होंने ऐसा किया है तो लाश का कुछ हिस्सा तो मिलना चाहिए था ना। सॉरी टू से इंस्पेक्टर, हम जांच तो आगे करते रहेंगे, बट इस केस को आप दूसरे एंगल से भी देखना शुरू कीजिए, क्योंकि इस एरिया में ऐसे मिसिंग केसेस पहले भी होते रहे हैं और यही मान लिया गया कि जंगली जानवर उन्हें खा गए, लेकिन आज तक उनका कोई सबूत नहीं मिला है। ठीक है, राजकुमार की वाइफ को इन चीजों की शिनाख्त के लिए बुलाओ। यस सर। इनमें से ज्यादातर फोटो किसी काम के नहीं है और इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि वो इतनी दूर जंगल में गया क्यों था। लेकिन डेट से पता चल रहा है कि आखिरी फोटो 2 तारीख को खींची गई, करीब 3:30-4 बजे के लिए। राजकुमार की वाइफ आई है। भेज दो सर। क्या हुआ साहब? सब ठीक तो है ना? देखिए, फिलहाल उनके इस सामान के अलावा हमें और कुछ नहीं मिला। इस सामान के अनुसार उनके गायब होने में किसी जंगली जानवर का काम नहीं है, ना कोई लूटपाट और ना ही किसी से कोई दुश्मनी की बात सामने आई। इसका मतलब साफ है कि वो कोई व्यक्तिगत कारण से गायब हुए हैं, शायद किसी घरेलू मामले से, जो आपने हमें नहीं बताया। नहीं साहब, छिपाने वाली क्या बात है? हमारी तो शादी भी परिवार की मर्जी से हुई। कोई जमीन या प्रॉपर्टी का मामला? प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पिताजी सिर्फ कर्जा ही छोड़ गए थे, जो कि धीरे धीरे करके चुका दिया है, और उनकी बहन की उन्होंने शादी भी कर दी है। अच्छा, उनकी किसी आदमी से कोई बात होती थी या पिछले कुछ दिनों में फोन पे किसी से बात करते हो? हाँ, रोज रोज तो नहीं, पर बीच बीच में बात करते थे। हेलो, हाँ सरपंच जी। हाँ हाँ, अरे सर आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। अरे सर मैं सबको संभालूंगा। हाँ हाँ सर। हेलो हेलो यार। अच्छा, सरपंच से किस काम को लेके बात करते थे वो? जी ये तो उन्होंने कभी नहीं बताया। ठीक है, आप जाइए, अगर हमें कुछ और पता चलेगा आपको तुरंत खबर करेंगे। राजकुमार के बारे में अगली खबर भांडेर का सरपंच देगा। अब भैया जैसे उसने हमें देखा तो बोला सरपंच जी गलती हो गई। हमने कहा अच्छा हुआ तूने टाइम से पहचान लिया, वरना लोग तुझे ना पहचान पाते। रे समता देवी, थोड़ा नमक लाके पानी में डाल दे ताकि पैर को थोड़ा आराम आ जाए। अब मेरी बीवी है, इतनी सेवा तो कर। आइए आइए, नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। अरे बैठिए बैठिए, खड़े क्यों हैं? बैठिए। अरे आप भी बैठ जाओ ना, आप लोग क्यों खड़े हो? बैठो। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, खड़ा होकर आपका सम्मान नहीं कर पाया, पैर में मोच आ गई। आप तो जानते ही होंगे कि पत्रकार राजकुमार गायब थे और हमें पता चला है कि आपकी उससे बात होती रहती थी। जी हाँ, आपकी दोनों बातें सही हैं। मेरी राजकुमार से बात होती थी। क्यों? इंस्पेक्टर साहब, उसे गांव के बारे में जो भी जानकारी चाहिए होती थी पहले सबसे पहले मुझसे आके मिलता था। वो आखिरी बार आपके गाँव में देखा गया था और यहीं से वो गायब भी हुआ। वो तो होना ही था। क्यों? क्योंकि इंस्पेक्टर साहब
उसका इस गांव के गुंडे मवाली की जग्गा के साथ उठना बैठना था। जग्गा की इस पत्रकार से क्या दुश्मनी थी जो उसे गायब करवाया? इंस्पेक्टर साहब, कहना तो नहीं चाहिए, पर वो ढाबे वाला हथियारा है। चुनाव लड़ने के लिए उसने अपने भाई को मरवा दिया था, और हो सकता है उस पत्रकार को उसके खिलाफ सबूत मिल गए हों और उसी ने उसे गायब करवा दिया हो। ये कौन है? जी मेरा छोटा भाई है निरंजन, मेरा मंडी का सारा काम यही संभालता है। वो हमारी पत्नी है समता देवी। ये जगह कहाँ मिलेगा? तो अपने ढाबे पे होगा जनाब, हमें क्या पता। उड़ा। खाना नहीं खाया साहब, चाय तो पी लीजिए। पत्रकार राजकुमार 2 तारीख से गायब है, क्या जानते हो उसके बारे में? हाँ, आया था 2 तारीख तुम्हारे पास। क्यों? दोस्त था साहब, आला जरा लगा रहता था। क्या बात हुई थी उससे? साहब कुछ खास बताया नहीं, बस अपने में ही लगा हुआ था। देख रहे छोरा, यो टाइम हो गया, चौकीदारी भी करो। ओ भैया, अरे आओ नहीं, आओ आओ। क्यों पत्रकार महोदय, आज कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा मूड खराब था। हैं? कहीं मूड खराब? कहीं ले चलो नहीं तुम्हारे मूड ठीक कराने? नहीं नहीं, देर हो रही है मुझे। सुनने, ए भैया, ए भैया। तू झूठ बोल रहा है, दरअसल तूने ही गायब करवाया उसे। हम क्या बात करते हैं? अब भला हम क्यों झूठ बोलने लगे साहब? दोस्त था। क्योंकि उसे तेरी असलियत का पता चल गया था कि कैसे तूने अपने भाई को मरवाया है। साहब अब समझा, आपको सरपंच ने भड़काया है ना साहब। राजकुमार का आना जाना था सरपंच के यहाँ, उसने कुछ काम दिया था उसको। तो अब ये भी बता दे कि क्या काम दिया था सरपंच ने उसे? कुछ बताया नहीं उसने। तो तुझे लगता है कि मैं तेरी इन बातों पे विश्वास कर लूंगा? अब अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो गांव से पूछ लीजिए, पूरा गांव जानता है इस बात को। पूछताछ तो मैं करूंगा, पर सच सामने आने के बाद किसी से कुछ पूछने के लायक नहीं बचेगा, याद रख। ये मामला जितना सीधा दिख रहा था उतना है नहीं। एक के बाद एक कई पर्दे हैं जिन्होंने सच को छुपा रखा है। एक काम करो, राजकुमार की फोन डिटेल्स निकालो और अपने खबरियों से पता करो कि उसकी असली दोस्ती किससे थी, सरपंच से या उस जगह से। सर पृथ्वी, राजकुमार की पर्सनल लाइफ में झांक कर देखो, हो सकता है असली न्यूज हमें वहीं से मिलने वाली हो। यस सर। ये आपके पड़ोसी राजकुमार और प्रभा, इन दोनों के बीच में कभी झगड़ा होते हुए देखा या सुना हो आपने? हमने नहीं देखा सर, अभी 4 साल से रह रहा। राजकुमार की कमाई कम ज्यादा होती थी, पर उसकी बीवी को उसकी कभी शिकायत नहीं थी। राजकुमार अच्छा इंसान है। किसी से झगड़ा वगैरह? नहीं, किसी से झगड़ा नहीं हुआ उसका। खबरें आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई हैं। हर वो घटना जो नई हो और असाधारण हो, वो खबर कहलाती है। खबरों के पीछे भागते दौड़ते राजकुमार को अगर तलाश थी तो एक ऐसी खबर की जो उसे एक बड़ा मकाम दिला सके, लेकिन अब उसका इस तरह से गायब हो जाना एक पेचीदा रहस्य बन चुका था। पुलिस को राजकुमार के बारे में अब तक जो जानकारी मिली थी उसने इस केस को और उलझा दिया। अब तक ना तो उसकी किसी से कोई दुश्मनी सामने आई थी और ना ही ये किसी जानवर का काम लग रहा था। तो फिर ऐसा क्या हो गया था कि राजकुमार इस तरह से अचानक गायब हो गया? एक तरफ उसकी पत्नी प्रभा अपने छोटे से बच्चे के साथ उसका इंतजार कर रही थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका पति जल्द लौट कर आएगा, और वहीं दूसरी तरफ पुलिस को तलाश थी उस खबर की जो इस सारे रहस्य से पर्दा हटा दे। इसका मतलब राजकुमार की पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जिसका उसके गायब होने से कोई संबंध है। सर अब तो ऐसा ही लग रहा है। सर राजकुमार के कॉल डिटेल से पता चला कि पिछले 1 महीने से भांडेरगांव का सरपंच राजकुमार के लगातार संपर्क में था। जिस दिन राजकुमार गायब हुआ उसी दिन सुबह 10 बजे के करीब सरपंच की राजकुमार से फोन पर बातचीत हुई थी, जैसे कि उसके पति ने हमें बताया था। और इसके अलावा सर और भी कोई है जो अलग अलग जगह से राजकुमार को कांटेक्ट करता है। दोपहर को 1 बजे से लेकर 5 बजे तक भांडेरगांव में राजकुमार का फोन पाया गया। उसके बाद जंगल में जहाँ पर स्कूटर पाई गई वहाँ पर उसका फोन ट्रेस हुआ और उसके बाद फोन बंद। इसका मतलब राजकुमार और सरपंच के बीच में जरूर कुछ था। बुलाओ सर। जी सर, ये सच है कि मैंने उसे एक व्यक्तिगत काम दिया था। क्या था वो व्यक्तिगत काम? असल में वो मुझे मेरी बीवी पर शक था। मुझे लगा उसका किसी के साथ कोई चक्कर है, इसलिए मैंने राजकुमार को उसकी निगरानी के लिए लगाया था, लेकिन वो तो खुद ही गायब हो गया। फिर तो इस मामले में मुझे आपकी बीवी से भी बात करनी होगी। जैसे आपकी मर्जी। सरपंच जी को पहली बीवी से 15 साल तक कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसे छोड़कर मुझसे शादी की। पर सरपंच जी को खुद पर ही विश्वास नहीं था
इसलिए घर में कोई भी नाच रिश्तेदार आता वो उस पर शक करते और शायद इसीलिए पत्रकार को भी मेरे पीछे लगा कर रखा हुआ था, जासूसी करने के लिए। मतलब आप पत्रकार के बारे में जानती थी? महीना भर बाद ही मुझे पता चल गया था। उसके बाद उससे आपकी कोई झड़प हुई? नहीं, बल्कि मैं तो ये चाहती थी कि पत्रकार को सब सच पता चल जाए ताकि सरपंच जी मुझ पर शक करना छोड़ दे और मैं चैन से जीऊं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। साहब, ढाबे के बाद एक भिखारी को कुछ मिला है। इनका बयान और साइन करवाओ। चलो सर, ये देखिए दुनिया कैसे आया? खाना खोजने आया। और कुछ मिला क्या यहाँ पे? नहीं सर। सर, लोगों ने ढाबे को घेर लिया है, लगता कोई बड़ा हादसा होने वाला है। तुम यही रखो, बाकी सब मेरे साथ आओ। जैसे ही पुलिस को जग्गा के ढाबे के बाहर कूड़े में इंसान का मसालों के साथ पकाया हुआ हाथ मिला तो गांव वालों को यह विश्वास हो गया कि उन्हें ढाबे में जानवरों के साथ साथ इंसानों का मांस भी परोसा जाता था। ये खबर सुनते ही सिर्फ भांडेर गांव ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से बहुत सारे लोग वहां पर जमा होने लगे और देखते ही देखते उनका गुस्सा ढाबे वालों के खिलाफ फट पड़ा। साहब, मैं कसम खा के बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। देखो, हमें सख्ती करने पे मजबूर मत करो, हमारे काम में बाधा मत बनो। राजेश सर, ढाबे को सील करो और फॉरेंसिक वालों को फोन करो। सर, इस आदमी को ले चलो। हेलो, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। तेरे ढाबे के खाने में और बाजू के कूड़े में इंसान का मांस मिला है और तुझे ही नहीं पता वो कहां से आया? अरे तू कुछ संपट ही नहीं पढ़ रही हो साहब। मैं जानू यो सब वो सरपंच को क्यों उधर हो साहब। झूठ मत बोल। पत्रकार को तेरे इसी राज का पता चल गया था कि तू ढाबे में इंसानों का मांस परोसता था, इसीलिए तूने उसे मार डाला और जानवरों की तरह काट कर लोगों को परोस दिया। अब झूठ है वो सब। ढाबे का किचन एकदम खुले में पड़ा है। अगर ऐसा कर रहा होता तो तब का लोगों को पता नहीं चल गया होता। पता तो चल ही गया है, और अगर साबित भी हो गया ना तो मार मार के ऐसा पकाऊंगा कि तेरी हड्डियां भी साबुत नहीं बचेंगी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ पता चला? देखिए, अभी तक हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। हमें बस आपके बच्चे का डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। पर वो किस लिए? ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। सर, पत्रकार के केस में ढाबे में मिले लाश के टुकड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। इससे दो बातें सामने आई है। पहला ये कि ढाबे से बरामद कच्चे और पके गोश्त के सैंपल में इंसानी गोश्त नहीं पाया गया, और जो उंगलियां और हाथ हमने बरामद किया था वो पत्रकार का नहीं बल्कि किसी 25-30 साल की औरत का था, जिसकी हत्या 4 दिन पहले हुई थी, ठीक उसी दिन जिस दिन पत्रकार गायब हुआ था। लेकिन हमें पहले ये पता लगाना होगा कि वो औरत कौन थी और उसे किसने मारा। नहीं साहब, इस उम्र की लड़की तो इस गांव से कोई गायब नहीं हुई। सर, इस गांव की तो नहीं, लेकिन उस सरपंच साहब के पास एक लड़की थी, बिंदिया, जिसे वो दूसरे गांव से लेकर आए थे, वो नहीं दिख रही है। कब से नहीं दिख रही? साहब, वो आप उस दिन जो पत्रकार को पूछने आए थे ना, बस उसी दिन से नहीं दिख रही है। सर, सरपंच के अनुसार पत्रकार उसी के लिए काम कर रहा था, तो फिर वो उसी ही क्यों गायब करवाएगा? शायद इसी काम के लिए सरपंच के यहाँ पत्रकार का आना जाना बढ़ गया था, और पत्रकार का संबंध सरपंच की बीवी या फिर उस बिंदिया से हो गया होगा जो सरपंच को नागवार गुजरा, और उसने दोनों को ठिकाने लगा दिया और बड़ी चालाकी से इस ढाबे वाले को भी फंसा दिया। या फिर ऐसी भी हो सकता है कि सरपंच की बीवी समता के बारे में पत्रकार और बिंदिया को कुछ पता चल गया हो, इसलिए सरपंच की बीवी ने दोनों को ठिकाने लगा दिया, क्योंकि अब दोनों भी एक ही दिन गायब हुए। एक काम करो, पहले सरपंच को उठाते हैं, ये बोलेगा कुछ नहीं, हमें ही उगलवाना होगा। सर मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैंने बिंदिया के साथ कुछ नहीं किया। जब वो काम छोड़कर चली गई, वापस नहीं आई, तो उसका पता क्यों नहीं किया? सर बात दरअसल ऐसी है सर, मुझे इस घर में अब और काम नहीं करना। क्यों? किसी चीज की कमी है इस घर में? कपड़े मिलते हैं, खाना मिलता है और अलग से पैसे भी मिलते हैं।
वो बात नहीं है, बस मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। अच्छा, रुक जा, बताती हूँ तुझे। सुनिए, ये देखो, लेकर आए थे ना आप इसे, अब ये कह रही है इसे अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। अरे ठीक है, उसका मन नहीं तो जाने दे उसे। बट फिर क्या हुआ? सर फिर वो बाद में ही तो हमें लगा कि वो काम छोड़कर चली गई। एक लड़की जो बिना बताए काम छोड़कर चली गई, तुमने ये तक पता करने की कोशिश नहीं की कि वो अपने घर पहुंची भी या नहीं? सर बात दरअसल ऐसी है कि उसके माँ बाप मर चुके थे, इसलिए हमने उसको अपने पास रख लिया था। वो बालिग हो चुकी थी, बड़ी हो चुकी थी, वो हमारे यहाँ काम करती नहीं करती उसकी मर्जी थी। फिर हम पूछते भी तो किससे पूछते सर? सर जाने क्यों दिया उसे? 2-4 डंडे देते तो सब उगल देता। डंडे भी लगाएंगे और ये उगलेगा भी, मगर थोड़े सबूत जुटाने होंगे। सर ऐसा भी हो सकता है ना कि वो पत्रकार का विद्या के साथ कुछ संबंध रहा हो और अपनी बीवी को छोड़कर भागना चाहता हो, इसलिए उसने ये सब डामा रचा और उसके बाद खुद बिंदिया को मारकर वो भाग गया हो। अगर बिंदिया के साथ कोई संबंध था भी तो भी उसके पास बिंदिया को इस तरह मारकर ढाबे वाले को फंसाने का कोई कारण नहीं था। फिर भी उसे शक के दायरे से बाहर नहीं रख सकते। हो सकता है काम के बहाने पत्रकार का सरपंच के घर में आना जाना बढ़ गया हो और उसका संबंध सरपंच की बीवी या उस बिंदिया से हो गया होगा। सरपंच ने दोनों को ठिकाने लगा दिया और उस ढाबे वाले को फंसा भी दिया। सर ये भी हो सकता है कि सरपंच की बीवी समता देवी के बारे में पत्रकार और बिंदिया को कुछ पता चल गया हो, इसलिए उसकी बीवी ने दोनों को ठिकाने लगा दिया, क्योंकि दोनों एक ही साथ गायब हुए थे। संभव तो ये भी था कि हमें इस केस को दूसरी तरीके से शुरू करना चाहिए था। याद है वो फॉरेस्ट ऑफिसर क्या कह रहा था? इस एरिया में ऐसे मिसिंग केसेस पहले भी होते रहे हैं, लेकिन आज तक उनका कोई सबूत नहीं मिला। हो सकता है पत्रकार के साथ साथ बिंदिया का गायब होना इन्हीं अनसुलझे मामलों की एक कड़ी है जिनमें लाश तक भी नहीं मिली। तुम तो यहाँ कई साल से हो, पिछले कुछ सालों में यहाँ से कितने लोग गायब हुए हैं? हाँ सर, वो सर वैसे ही पूरा का पूरा ट्राइबल एरिया है सर। यहाँ तो गुम हुए लोगों की रिपोर्ट भी नहीं होती है सर। लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई जंगली जानवर खा गए होंगे। सर बिंदिया की लाश का टुकड़ा बरामद हुआ तो उसे गायब लोगों में कैसे जोड़ा जा सकता है? क्योंकि बिंदिया की लाश अभी गायब है और बिंदिया का हाथ वहां मिलना हो सकता है हमें भटकाने की कोशिश हो। सर बिंदिया तो इसी गांव की है और उसकी लाश का टुकड़ा भी हमें यही मिला। इसका मतलब हत्यारे का इस गांव से कहीं ना कहीं संबंध जरूर है। ऐसा करो, आसपास के इलाके के पिछले 2 साल में गायब हुए लोगों की केसेस की फाइल इकट्ठा करो जिनका भांडेर गांव से जरा भी संबंध हो। यस सर। सर ये देखिए, पिछले 2 साल में आसपास करीब 7 से ज्यादा लोगों की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज है जिनका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। इनमें से 3 केसेस ऐसे हैं जिनका सीधा संबंध भांडेर गांव से था। एक काम करो, इन केसेस से जुड़े सभी गवाहों को बुलाओ, शायद इस बार कोई नई जानकारी मिले। सर जी, ये ब्रह्मा प्रसाद उस ढाबे वाले जग्गे का बड़ा भाई था। उसने पहली बार सालों से निर्विरोध चुने जा रहे सरपंच भगोई के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया था। अरे अपनी चोट करारी है, अरे अपनी चोट करारी है, अपनी चोट करारी है। ब्रह्मा भैया, ब्रह्मा भैया, बंद कर। तेरी इतनी औकात से तू हमारे आगे खड़ा होगा? औकात तो तुम्हारी चुनाव के बाद पता चल जाएगी सरपंच कि कितनी बची रह गई है और कितनी बची। रे जा। क्या बोल दिया रे? भैया के सामने तेरी बोलने की इतनी हिम्मत? हाँ? भैया के सामने तू आंखें मिलाएगा? छोड़ो, छोड़ो उसको। छोड़। इसका तरीका दूसरा है, यहाँ नहीं। अरे अपनी चोट करारी है। उसके बाद ब्रह्मा प्रसाद नदी में नहाने गया तो वापस ही नहीं आया। साहब चंदन नाम था उसका, टैक्सी चलाता था, जग्गा का दोस्त भी था वो। एक बार मंडी में सरपंच के साथ उसकी कहासुनी हो गई।
रुक जा, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे इसको। ऐसे नहीं, अभी नहीं। चल। आखिरी बार वो ढाबे में दिखा था, उसके बाद नहीं दिखा वो। सरपंच के यहाँ एक बंगाली आदमी था जो हिसाब किताब का काम देखता था। बंगाली, मुझे शाम तक एक एक पैसे का हिसाब चाहिए। अगर सर मैंने आपको एक एक पैसे का हिसाब दिया है, मगर आप भूल भाल करेगा तो मैं क्या करेगा सर? चुप कर। ठीक है, जाओ। सर उसके बाद वो बंगाली भी गायब हुआ, बिल्कुल इसी तरह वो पत्रकार भी गायब है और बिंदिया भी। चाहे जो भी हो, मगर ये सच है कि पत्रकार गायब है और बिंदिया की मौत हो चुकी है। और इसके अलावा हमारे पास 3 नाम और हैं जिनका सरपंच के साथ झगड़ा हुआ और वो गायब हो गए। ये सारी बातें सरपंच पर शक करने की ठोस वजह हैं। इसलिए हमें अपना अगला कदम उठाना ही होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसी जगह है जहां लाशों को ठिकाने लगाया जाता है। चलो। पत्रकार राजकुमार के साथ साथ सरपंच के यहाँ काम करने वाली एक जवान लड़की बिंदिया भी गायब थी। ढाबे के पीछे जो किसी लड़की के हाथ मिले थे, उसके बारे में पुलिस को सिर्फ शक था कि वो बिंदिया के हैं, मगर उस पर यकीन करने का कोई ठोस कारण नहीं मिल रहा था। इसलिए सवाल यह भी उठ रहा था कि क्या इन दोनों का एक साथ गायब होना सिर्फ एक संयोग था, या फिर ये दोनों एक साथ किसी दुर्घटना का शिकार हुए थे। क्या इस सब के पीछे सरपंच का हाथ था, या फिर उसकी पत्नी समता देवी का कोई षड्यंत्र? ये ढाबे वाले जग्गा की कारस्तानी थी, या फिर राजकुमार खुद कोई खबर गढ़ने की कोशिश कर रहा था जो पुलिस की जांच को किसी दूसरी दिशा में ले जाए? मगर दूसरी तरफ पुलिस अब तक मिली सारी जानकारी पर ना तो पूरी तरह से विश्वास करना चाहती थी और ना ही किसी संभावना को छोड़ना चाहती थी। इसलिए उन्होंने इस मामले को एक दूसरे एंगल से देखना शुरू किया, और उसके साथ अब कई दबे हुए राज भी सामने आने वाले थे। बोरियां सारी गोदाम में रखवा दी थी ना? रखवा दी थी मैंने। सरपंच हम इस गांव के, ऐसे कैसे मुंह उठा के घुसाओगे किसी के यहाँ भी? हमारे यहाँ भी बहन बेटियां रहती हैं। हमें हमारा काम मत सिखाओ, इसीलिए महिला पुलिसकर्मी भी साथ में लाए, और हमारे पास परमिशन है कोर्ट का। अंदर चलो, अगर कोई रोके तो उसे भी अरेस्ट कर लो। तलाशी लो पूरे घर। देखो वहां, कुछ मिला? कुछ नहीं सर। चलो पीछे देखते हैं। तुम वहां देखो, तुम यहां। यहाँ कौन रहता है? मेरा छोटा भाई निरंजन। यहाँ क्यों? साथ में क्यों नहीं रहता है? सर हम लोग शाकाहारी हैं और उसे मांस मच्छी खाने का शौक है, इसलिए उसका चूल्हा अलग कर दिया है। अभी कहाँ है वो? वाटिका में, ज्यादातर वहीं रहता है। वाटिका मतलब? सर उसे फूल और पौधे उगाने का शौक है, मंडी से आने के बाद वहीं चला जाता है। तो चलो उससे भी मिल लेते हैं। सारी जगह की तलाशी लो। सर। राजेश। यस सर। ये अलमारियां खोलने की कोशिश करो, ना खुले तो ताला तोड़वा देना, मैं बाहर देखता हूँ। ठीक है सर। राजेश। यस सर। ये तो वही पौधा है जिसकी फोटो पत्रकार के कैमरे में थी।
और अंदर वो शेर की फोटो। बिल्कुल सर। इसका मतलब पत्रकार के कैमरे में जिस जगह आखिरी फोटो ली गई थी ये वही जगह है। हाँ सर बिल्कुल। ले चलो इन्हें, वहीं पूछताछ करेंगे। ले चलो, चल चल। देखिए छोटे से इसके पाँव पकड़ पकड़ और ऊपर। साहब मैं कसम खा के कहता हूँ साहब मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, अभी थोड़ी देर में सब याद आ जाएगा। राजेश लगा रहे। उन्हें सचमुच कुछ नहीं मालूम। जो भी करता था मैं खुद ही करता था, वो भी अकेले। अब ये भी बता दे कि क्या करता था। खा जाता था। क्या बोला? क्या करता था? मार कर खा जाता था। मारने के बाद मुझे जीत का एहसास होता था। ऐसा लगता था कि मैं जंगल का कोई शेर हूं जो अपने शिकार को मारकर खा जाता है। कब से चल रहा था ये सब? सबसे पहले भिया के साथ एक आदमी को मारा, उसे वहीं वाटिका में गाड़ दिया। बहुत मजा आया। उस रात तबीयत की नींद आई। फिर जब पता पड़ा कि बंगाली ने भैया के साथ बदतमीजी की, उसका भेजा निकालकर खा गया ताकि उसे पता पड़े कि हमसे बढ़कर नहीं है वो। उसके बाद किसको मारा? ढाबे वाले के भाई ब्रह्मा को। उसे तो वहीं नदी में ही दाब दिया। साला हमारी भैया के सामने आंखें मिलाने की हिम्मत कर रहा था। अपनी औकात भूलकर हमारे सामने खड़ा हो रहा था। सोचा मर गया, मगर इसीलिए उसके भेजे के साथ उसका जिगर भी पका डाला था मैंने। और फिर इसमें मजा आने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे जंगल का राजा शेर होता है, वैसे ही हम भी राजा हैं जो सामने आएगा मार कर खा जाएंगे। उसके बाद जिसको मारा उसका भेजा खा गया। सच बोलूं तो भेजे से ज्यादा स्वाद दुनिया के किसी चीज में नहीं है। और वो पत्रकार, उसके साथ क्या हुआ था? पत्रकार ने बिंदिया को पैसे का झांसा देकर भाभी की जासूसी करने के लिए अपने साथ मिला लिया था। बाद में बिंदिया को मेरे बारे में सब पता चल गया। उसने जाकर पत्रकार को मेरा सारा राज बक दिया। पत्रकार को डेढ़ होशियारी सूझी। उसको लगा कि इससे बड़ी न्यूज कुछ हो ही नहीं सकती, और वो बिंदिया के साथ मिलकर भाभी की जासूसी छोड़ मेरी जासूसी करने लगा। फिर मैंने बिंदिया को पकड़ लिया और उसी से फोन कराया और पत्रकार को जंगल में बुलवाया। हाँ भैया, हम ये जंगल में बड़े बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, हमें बहुत जरूरी काम है, जल्दी से आ जाओ। हेलो हेलो। फिर दोनों की लाश को बोरों में डालकर वाटिका ले आया और अब की बार दोनों के भेजों को एक साथ पकाया। लाश के बचे हुए टुकड़ों को कहां फेंकता था तू? फेंकता क्यों, वहीं वाटिका में गाड़ देता था। खाद बन जाते थे तो फूलों का रंग निखर कर आता था। जानवर भी अपनी जात के जानवर का शिकार नहीं करते। तो जानवर कहलाने के लायक भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी मेरे पति को मार के भाग गया हो।
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान और जानवर के बीच में सबसे बड़ा फर्क इंसान का दिमाग नहीं बल्कि उसका विवेक होता है, जो उसे सही और गलत के बीच फर्क करने की ताकत देता। शेर अथवा दूसरे मांसाहारी जंगली जानवर तो प्रकृति के नियमों के अनुसार ही दूसरी प्रजाति के जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं और यही उनके जिंदा रहने की शर्त भी होती है। लेकिन जब कभी इंसान अपना विवेक खोकर अपनी सोच और दिमाग से एक जानवर बन जाता है तो वो जंगली जानवर से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वो हम सबके बीच रहता है और उसे पहचान पाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन यह भी सच है कि अगर निरंजन के परिवार और उसके गांव वालों ने उसके हाव भाव और व्यवहार पर जरा सा भी ध्यान दिया होता तो शायद उसका यह सच बहुत पहले ही बाहर आ गया होता। निरंजन एक ऐसी मानसिक बीमारी का शिकार था जो उसकी भूख से नहीं बल्कि उसके अपने अहंकार से पैदा हुई विकृति का परिणाम थी। और यही कारण था कि पकड़े जाने के बाद भी ना तो उसे अपनी गलती का एहसास था और ना ही अपने कर्मों पर पछतावा। आगे की जांच से पता चला कि निरंजन ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि तकरीबन 12 लोगों की हत्या की थी और उन्हें खा गया था। उन पर चले मुकदमे में निरंजन के भाई सरपंच भदोई पर सिर्फ एक हत्या का आरोप सिद्ध हुआ। निरंजन को मानसिक रोगियों के हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां आज भी उसका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पत्रकार राजकुमार की पत्नी प्रभा पुलिस के बार बार समझाने पर भी आज तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके पति को कोई दूसरा इंसान मारकर खा गया। उसे आज भी विश्वास है कि उसका पति एक दिन जरूर लौटेगा। अब वो भोपाल के आसपास कोई छोटा मोटा काम करके अपने बच्चे को पाल पोस रही है। उसकी इच्छा है कि उसका बेटा एक दिन अपने पिता की तरह बड़ा पत्रकार बने। हम उम्मीद करते हैं कि उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।